अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। कभी कभी हमें टेस्ट किया जाता है, जो सिचुएशन है वो हमें टेस्ट करती है, जो समय है वो हमें टेस्ट करता है, हमारी वीकनेसेस बताने के लिए नहीं बल्कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हम डिस्कवर कर सकें। और एक बार अगर वो स्ट्रेंथ हमारी डिस्कवर हो जाती है उसके बाद हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं और इसीलिए ये स्ट्रेंथ डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MM BEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 8 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री कौन सी है आपको बताना है। यहाँ पर जूम्ड इमेज भी अवेलेबल है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आसाम में जो गैस लीक हुई है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, जो कि हम डिटेल में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला फिर से SCQ के बारे में बात कर रहा है, तो ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है और भी काफ़ी बार ये जो आर्टिकल है आता रहेगा। तो हम इवेंचुअली ओवर द टाइम इस आर्टिकल को जानने की कोशिश करेंगे, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आर्टिकल्स में हमें जानने को मिलेगी। उसी के साथ ये जो चीज़ है, कितने माइग्रेंट वर्कर डिस्प्लेस किए जा चुके हैं यहाँ पर, उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर बताई गई है। हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं। तो ये वाला जो आर्टिकल है सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें इन्होंने जो मनरेगा है उसके बारे में जिक्र किया है। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसे शशि थरूर जो है उन्होंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया। तो इस आर्टिकल में हम जानने की कोशिश करेंगे सोनिया गांधी जी ने क्या कहा है। इन दी एंड ये वाला हम आर्टिकल जो है वो देखने वाले हैं। तो जिनको ये वाले आर्टिकल के बारे में देखना है, डायरेक्टली स्किप करके वो लास्ट वाले आर्टिकल में जा सकते हैं। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है सब्सिडीज कैश ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है। हालांकि इस आर्टिकल में कोई नई चीज़ जो है वो नहीं डिस्कस की गई है, जो हमने पहले नहीं देखी है, मगर फिर भी कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे।
इस आर्टिकल में जो एलिफेंट है जिसकी डेथ हुई है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो इसमें भी हम काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर जो अल्टरनेटिव अर्बनाइजेशन है, मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र जो है वो किया जा रहा है। ये वाला आर्टिकल मैं बाद में लेने वाला हूँ, मतलब आज ये वाला आर्टिकल मैं कवर नहीं करूँगा। एक तरफ मैं पूरा एक वीडियो जो है वो कौन से पर्सपेक्टिव में पेंडेमिक के बाद देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें अर्बनाइजेशन आता है, रूरल डेवलपमेंट आता है, सारी चीज़ें आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ इकोनॉमी सेक्शन फ्रंट पेज में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल रही है, और ख़ासकर एक न्यूज़ आर्टिकल आ रही है जिसमें हमें कौन सा मॉडल जो है पेंडेमिक के बाद वो देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक मॉडल मतलब हमें वी कर्व देखने को मिलेगा, यू कर्व देखने को मिलेगा, डब्ल्यू कर्व देखने को मिलेगा, जेड कर्व देखने को मिलेगा, या फिर एल कर्व देखने को मिलेगा। तो कौन सा कर्व देखने को मिलेगा, तो इसमें हम कर्व जो है वो भी समझ लेंगे, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कर्व्स के बारे में तो इसका भी जवाब आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। तो इसी आर्टिकल से हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रिकवर किस तरीके से होगी और कौन सा शेप रहेगा रिकवरी का। अभी देखिए रिसेंट टाइम में देखा जाए तो जो अमेरिका है वहाँ पर जॉब जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। मतलब यूएसए में अभी पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा जॉब लॉस जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, जॉब जो है फिर से यहाँ पर मिलना शुरू हुए हैं। मतलब यहाँ पर अमेरिका में हम रिकवरी जो है वो समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो मतलब 2.5 मिलियन जॉब जो है वो ऐड किए जा चुके हैं मई में। तो ये जो चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी इलेक्शंस जो है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके चलते जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर काफ़ी खुश है। तो इस तरीके से उन्होंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था कि वी आर नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये किस तरीके से रिकवर होगी। मतलब यहाँ पर क्या हमें वी कर्व जो है, वी शेप कर्व वही देखने को मिलेगा, या फिर हमें यहाँ पर जेड या फिर यू या फिर एल, कौन सा कर्व यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर फैक्टर जो है जो रिस्पॉन्सिबल है रिकवरी के लिए वो भी हमें समझना ज़रूरी है, तब जाकर हम समझ सकते हैं कि कौन सा कर्व जो है वो यहाँ पर रह सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि इकोनॉमिक जो डिसरप्शन है वो सिर्फ स्मॉल पीरियड के लिए अगर हो, ठीक है, जहाँ पर लोगों की जो इनकम है वो यहाँ पर ज़्यादा ही रह रही है, लेकिन सिर्फ उन्हें स्पेंड करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे समय में पॉसिबल इमेज जो है हमारी बन सकती है जेड शेप्ड रिकवरी की। मतलब क्या है यहाँ पर कि भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन लॉकडाउन में खर्च करने की आज़ादी सिर्फ नहीं मिल रही है। तो मतलब लोग जो है वो भरे पड़े हैं कि उनके पास जो है पैसा बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि उन्हें कुछ भी करके अब खर्च करना है। तो लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुकानें बंद है, तो वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन जो है यहाँ पर खर्च नहीं कर पा रहे, तो बट ऑब्वियसली कंजम्पशन कम हो रहा है, इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से नीचे जा रही है। इकोनॉमी नीचे जा रही है क्योंकि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो है लॉकडाउन खत्म किया गया। अब लॉकडाउन जैसे ही खत्म किया गया तो लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा तो पैसा था ही, अब वो खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रिमेंडसली खर्च करेंगे, ट्रिमेंडसली उनकी इनकम आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर ग्रो करेगी, बहुत ही रफ्तार से ग्रो करेगी। और फिर क्या होगा, एक बार लोगों ने यहाँ पर जो उनकी भड़ास है वो निकल गई, एक बार उनको जितना खर्च करना था उन्होंने खर्च कर दिया, अब उनका यहाँ पर पोटेंशियल जो है फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है ये यहाँ पर जो प्री कोरोना बेसलाइन है उस पर फिर से आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं जेड शेप रिकवरी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक बार जो इकोनॉमी वो नीचे जाती है, लेकिन उससे डबल रफ्तार से जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, और जितना पहले था उससे भी ऊपर चली जाती है, और फिर नॉर्मलाइज स्टेबलाइज जो है हमारी इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। इसे हम कहते हैं जेड शेप्ड रिकवरी। तो ये कब देखने को मिलेगी, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लोग सिर्फ लॉकडाउन की वजह से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग अगर लॉकडाउन में खर्च करना शुरू कर दे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद खर्च करना शुरू कर दे, तो इस तरीके का कर्व जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि जो लॉस है वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, काफ़ी सारे सेक्टर्स में, काफ़ी सारे सेक्टर जो उन्हें यहाँ पर लॉस हो रहा है, उनकी यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है कि घर बैठे उनको पैसा मिल रहा है। आप देखिए, अगर किसी को यहाँ पर घूमने जाना है, वेकेशन पर जाना है, तो वो तो चला गया है, जो समर वेकेशन है वो तो अभी निकल गया है, अब वो जा नहीं सकते, तो वो परमानेंट लॉस एक हो चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इनकम, जॉब्स, ये भी यहाँ पर परमानेंटली भले ही अगर लॉस नहीं हुए हों, हम यहाँ पर अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो जॉब है वो यहाँ पर परमानेंटली लॉस नहीं हुए हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत जो है मतलब उनकी सैलरी जो है वो कट की गई है, या फिर ऐसा कुछ तो भी हुआ है।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर रिकवरी जो है वो रिटर्न आ सकती है अपने पाथ पर। तो ऐसे सिनारियो में अगर बोला जाए तो हमें वी शेप रिकवरी जो है वो देखने को मिलती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लॉकडाउन आया तो यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए, फिर यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, अब लोगों के जो पैसे हैं फिर से अर्न होना शुरू हो गए। जो लोगों को हाफ सैलरी मिल रही थी, अब लोगों को पूरी सैलरी जो है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो गई है। तो फिर से यहाँ पर लोग जो है खर्च करना शुरू कर देंगे, और फिर यहाँ पर जो पहले हमारा बेस लाइन था उस पर हमारी इकोनॉमी जो है वो फिर से आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। मतलब कि इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, और फिर से यहाँ पर जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं फिर से उसी लेवल पर, मतलब जो लेवल हमारा पहले था उसी लेवल पर फिर से वो इकोनॉमी आ जाती है, उसे हम कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए पैसा खर्च नहीं किए तो दुनिया वालों ने गरीब समझ लिया, इस तरह की चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। और फिर यहाँ पर दूसरा एक पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर जो लोगों की जॉब है वो यहाँ अगर लॉस हो जाती है, ठीक है, मतलब डिसरप्शन जो है उसकी वजह से क्या होता है, सेवरल जॉब जो है वो यहाँ पर लॉस हो जाती है, इनकम जो है लोगों का यहाँ पर खत्म हो जाता है, लोगों की सेविंग जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो खत्म होने के बाद लोग जो है ज़्यादा खर्च करेंगे क्या, नहीं करेंगे, जब तक फिर से उनकी सेविंग जो है वो इकट्ठा नहीं हो जाती है, फिर से जो दुकान वाले हैं उनकी सेविंग इकट्ठा नहीं हो जाती है। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो आप देखोगे जो रेडी लगाने वाले हैं उनको पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो खर्च करेंगे क्या जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, नहीं, पहले वो रेडियां लगाकर पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर जब सेव हो जाएगा उसके बाद वो खर्च करेंगे। मतलब खर्च करने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम पीरियड जो है वो जाएगा, स्लैक टाइम पीरियड जाएगा। ऐसे केस में हमें यू शेप्ड रिकवरी जो है वो देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारी प्रॉब्लम जो मतलब जो लाइन चल रही थी इकोनॉमी की, वो यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से नीचे आ गई है, और फिर यहाँ पर जब लॉकडाउन खत्म किया गया तो यहाँ पर क्या होगा कि लोग जो है वो अपना वेट करेंगे कि यहाँ पर फिर से रिकवरी उनकी हो जाए, फिर से यहाँ पर उनके पास पैसा आ जाए, और फिर यहाँ पर पैसा धीरे धीरे आएगा तो खर्च करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी है फिर से यहाँ पर शेप में आ जाएगी। इसे हम कहते हैं यू शेप्ड रिकवरी। क्लियर है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हम यहाँ पर कोविड जो डिसरप्शन है उसकी बात कर ही रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि हमें वी शेप्ड रिकवरी जो है देखने को मिले, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर सेकेंड वेव जो है इन्फेक्शन का वो आ जाए, और फिर से इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर सेकेंड टाइम डिसरप्ट हो जाए। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन जो उसकी घोषणा कर दी गई, और फिर यहाँ पर रिकवरी जो मतलब जो डिसरप्शन है इस तरीके से देखने को मिला, फिर यहाँ पर लॉकडाउन जो हटा दिया गया, हमें एकदम से वी शेप रिकवरी जो है देखने को मिली। मतलब सब लोगों का चेहरा जो है इस तरीके का था कि वाह वाह वाह, हमारी इकोनॉमी जो है रिकवर हो रही है, हमारी इकोनॉमी ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन फिर यहाँ पर सेकेंड वेव आ गया, फिर से हमारी इकोनॉमी जो है डिसरप्ट हो गई, फिर से हमारा चेहरा जो है इस तरीके का हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर लॉकडाउन जो है खत्म हो जाएगा, फिर हमारी रिकवरी जो है फिर से हमें देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगी। इसे हम कहते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। कब होता है, जब एक बार जो प्रॉब्लम चल रहे थे, डिसरप्शन चल रहे थे, वो खत्म हो जाते हैं, फिर से डिसरप्शन जो है कुछ समय के बाद आता है, फिर उसके बाद वो डिसरप्शन खत्म हो जाता है परमानेंटली, उसे हम कहते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एल शेप रिकवरी। एल शेप रिकवरी मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो जीडीपी है वो पूरा धसक गया है, जो लोगों की जॉब है पूरी भसक गई है, लोग अब पैसा ही नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, लोगों के पास अब पैसा ही नहीं है, अब यहाँ पर इकोनॉमी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मतलब डिप्रेशन का जो मंजर है वो हमें जब देखने को मिलता है तब हमें एल शेप रिकवरी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर आप देखिए ये जो चीज़ है ये नॉर्मली चल रही है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो कर दिया जाता है, फिर यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। यहाँ पर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाता है, फिर भी यहाँ पर जो रिकवरी है हमें ऐसी भी देखने को नहीं मिलती है, या फिर हमें जो रिकवरी है वो ऐसी भी देखने को नहीं मिलती है, बल्कि जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो रिकवरी है वो सीधी एल शेप, मतलब ये इस तरीके से जा रही है, मतलब जो यहाँ पर जानी चाहिए थी वो अब यहाँ पर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अब ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। न्यू नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पहले ये नॉर्मल था, ये हमारी नॉर्मल इकोनॉमी थी, लेकिन अब ये न्यू नॉर्मल जो है वो बन चुका है। तो ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिलता है कि अब एल शेप रिकवरी में जो जीडीपी है परमानेंटली उसका लॉस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब जीडीपी जो है एक लेवल सीधी नीचे जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया एल शेप रिकवरी। अब मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो है उन्होंने ये कहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो है इंडिया का वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही रहेगा। मतलब यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होती रहेगी हमारी इकोनॉमी।
अब यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियंस निकलते हैं अगले साल की इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ पर कुछ जो है वो बोल रहे हैं कि अगले साल की इकोनॉमी के लिए भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वही देखने को मिलेगा। रेंज जो है -4% से लेकर -14% जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें स्टार्ट भी हो सकती है रिकवरी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इकोनॉमी है वो नीचे ही रहेगी। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक क्या हो सकता है। जो सरकार ने इतने सारे जो मेजर्स है वो दिए हैं, क्या वो रिकवरी हमें दिला सकती है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस आर्टिकल के थ्रू जितने भी रिकवरीज है, जितने भी शेप्स होते हैं, जितने भी कर्व्स होते हैं, वो यहाँ पर हमने देख लिए हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईयर टू ईयर किस तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20-21 -12, 21-22 -9, फिर उसके बाद पॉजिटिव इसमें जो है देखने को मिलेगा अगले के अगले साल से। आइए यहाँ पर हम जो आसाम में गैस लीक हुई है उसके बारे में बात करते हैं। सिंस मॉर्निंग ऑफ May 27 नेचुरल गैस जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर फ्लो आउट हो रही है। वेल इन आसाम फ्लोइंग अ ब्लो आउट। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, बेसिकली चीज़ें जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो अथॉरिटीज़ है वो कंट्रोल जो है वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल अगर वो कर लेते बट ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसान जो है वो नज़र आती, लेकिन वो कंट्रोल जो है वही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमें बहुत सारे बार ऐसा देखने को मिला है कि जो यहाँ पर गैस है, विशाखापट्टनम में भी हमने देखा था, वहाँ पर भी जो गैस है वो लीक का मंजर जो है वो बाहर आया था, है ना। विजय गैस लीक जो है वो हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर आसाम जो है उसमें भी गैस लीक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सराउंडिंग के जितने भी विलेजेस है, क्योंकि जो भी गैस लीक होती है तो बट ऑब्वियस उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता होगा, तो इसीलिए लोगों को जो इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब यहाँ पर बगजन 5 वेल जो प्योरली गैस प्रोड्यूसिंग वेल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तिनसुकिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी दूर तक यहाँ पर इसका जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ नेशनल पार्क जो है वो भी इसके आसपास देखने को मिल रहे हैं। जो डॉल्फिन्स है उनकी यहाँ पर डेथ जो है इसके वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो रिवर्स है वो भी पोल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, और जो गैस है वो यहाँ पर ऑक्सीजन डिप्लीशन करती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रेशर बैलेंस जो है वो यहाँ पर किक्स और चेंजेस इन द प्रेशर इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ दीज आर नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम, ये जो किक्स होते हैं ये अगर हम कंट्रोल ना करें, जो प्रेशर बैलेंस होते हैं ये अगर हम कंट्रोल ना करें, तो ये जो किक्स हैं ये टर्न होते हैं सडन ब्लो आउट में। मतलब समझ लीजिए एक प्रेशर कुकर है हमारा, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने जो कुछ भी मतलब चावल रखे हैं, कुछ भी यहाँ पर बनाने के लिए रखा है। अब वो जो है वो किक समझ लीजिए, मतलब आपको एकदम लेमन लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो सीटियाँ बजती है वो समझ लीजिए वो किक है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है प्रॉपर तरीके से अगर हमने हैंडल नहीं किया तो जो कुकर है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, ब्लो आउट भी हो सकता है। यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जो किक्स है वो यहाँ पर हो रही थी। अब इससे अगर यहाँ पर ये नहीं किया जाए, सडन ब्लो आउट जो है देखने को मिलता है ना। यहाँ पर प्रेशर कुकर जो मैंने यही एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर कुकर जो है वो यहाँ पर अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं ना। अब सिचुएशन ऐसी इमेजिन कीजिए यहाँ पर 1 मिलियन प्रेशर कुकर जो है वो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड मैनर में जा रहे हैं। मतलब एक प्रेशर कुकर जो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सोचिए ये जो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, 1 मिलियन प्रेशर कुकर जो है वो अगर यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो सोचिए हालत क्या हो सकती है। तो यहाँ पर गुवाहाटी बेस्ड एक्सपर्ट जो है उन्होंने कहा है कंट्रोल ऑफ द ब्लो आउट जो है डिपेंड होता है 2 चीज़ों पर। एक तो है साइज ऑफ द रिजर्वायर और प्रेशर जिस पर वो जो है वो फ्लो हो रहा है। रिजर्वायर जो है पर्टिकुलरली डिफिकल्ट है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि गैस वेल है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर फायर जो है वो भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है यहाँ पर कैच हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे 1610 फैमिलीज जो है यहाँ पर इवैक्यूएट की गई है टू द रिलीफ कैंप, और उसी के साथ साथ यहाँ पर रिवर डॉल्फिन्स जो है उनकी भी डेथ हमें देखने को मिली है। वैरायटी ऑफ फिशेज जो है उनकी भी डेथ यहाँ पर देखने को मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर एम्बुलेंस कंप्लीटली रख रहा है, पूरा तैनात रख रहा है। पहली यहाँ पर कोरोना वायरस का चल रहा है, उसमें ये सारी प्रॉब्लम जो है वो और देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मिक्सचर है प्रोपेन, मीथेन, प्रोपिलीन और बाकी गैसेस यहाँ पर विंड के जरिए जो है फ्लो हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पर गैस लीक हुई है वहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई बाउंड्रीज जो है वो मैटर नहीं करती है। ये जो है ये फ्लो होता जा रहा है, ये जो गैस है ये फ्लो होती जा रही है, और इस तरीके से यहाँ पर लोगों में हेडेक बोलिए या फिर आईज में बर्निंग बोलिए, ये सिम्टम्स जो है यहाँ पर कंप्लेंट्स कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर डेथ ऑफ एन एलिफेंट यहाँ पर बात की जा रही है। हमने देखा है कि जो लेडी एलिफेंट है
वो यहाँ पर क्या थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, और उसी के साथ साथ एक जो पाइनएप्पल है वो उसमें फायर क्रैकर डाले गए थे और वो खा लेती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माउथ है वो पूरा बर्स्ट हो जाता है, और फिर जो मक्खियाँ हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद का जो प्रॉब्लम है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो पानी है उसमें ये जाकर वहाँ पर खड़ी रहती है, और उनको पता हो जाता है कि अब उनकी डेथ होने वाली है, और इसीलिए वो जल समाधि जो है वहाँ पर ले लेती है। डॉक्टर्स का भी ये बोलना था कि मैंने इतने सारे पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी तो ये सबसे सबसे दर्दनाक उनके लिए जो मंजर है वो देखने को मिल रहा था। अब ऐसे समय में काफ़ी लोगों का आक्रोश जो है यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा था, और उसी के साथ साथ काफ़ी लोग जो है, जैसे अमेरिका में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्लैक लाइफ है वो मैटर करती है। उसी के साथ साथ इंडिया में उसी का जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिली है ना। यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर रेशियल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं, वल्नरेबिलिटी, उसे बढ़ावा देने के लिए जो हमारे बॉलीवुड स्टार से कुछ उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया कि जो ये लाइफ है वो भी मैटर करती है, वो लाइफ है वो भी मैटर करती है, ये लाइफ है वो भी मैटर करती है, जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं। और उसी बीच जो सारा अली खान है उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि ऑल लाइफ मैटर, तो उस पर आक्रोश जो है शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो इस तरीके की विचारधाराएं हैं वो यहाँ पर चलती है। तो क्यों ऑल लाइफ मैटर ना करे, है ना। तो जो उन्होंने कहा वो गलत क्या कहा, तो उस पर जो बैकलैश देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो नॉनवेज खा रहे हैं उनको भी यहाँ पर बड़ा दुख हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर दुख जो है वो नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो मंजर देखने को मिल रहा था, अब इसके चलते यहाँ पर जो आर्टिकल है उसके जरिए ऑथर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली एंगर जो है, यहाँ पर लोगों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम रिलेटिवली काफ़ी प्रिविलेज्ड एरिया में बैठकर यहाँ पर इनजस्टिस और सफरिंग जो भी हो रही है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया यहाँ पर इनजस्टिस हो रही है, यहाँ पर बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पर जो मीट है वो खाते खाते, मतलब जो चिकन है उसे खाते खाते हम बोल रहे हैं कि यार हाथी जो है उसे नहीं मारना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी लोग जो है वो रोने भी लगे। ये जो रिएक्शन है ये बोलता है कि जो नेचर है ऑफ एनिमल एज वेल एज बेस्ट वर्स्ट इंस्टिंक्ट इन ह्यूमैनिटी। एलिफेंट अगर आप देखोगे तो इवन मोर देन अ डॉग इज अ पर्सन, मतलब यहाँ पर आप देखो डॉग जो है उसे पेट की तरह रखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि डॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वफादार होते हैं, डॉग जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह ही उनका जो बिहेवियर है वो हमें देखने को मिलता है कि उनको भी प्यार जो है वो समझ में आता है, उनको भी गुस्सा समझ में आता है, सारी चीज़ें उनको समझ में आती है, कौन अपना है ये समझ में आता है, कौन पराया है ये समझ में आता है। यहाँ पर बोला जा रहा है एलिफेंट जो है वो मोर देन अ डॉग इज अ पर्सन, मतलब वो डॉग से भी ज़्यादा एक पर्सन की तरह बिहेव करता है। एरिस्टोटल टाइम अगर हम देखें, एरिस्टोटल ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, मतलब सोक्रेटिस एक फिलोसोफर हमें देखने को मिलते हैं। एथिक्स के लेक्चर जो है उसमें हम कवर करने वाले हैं, जो एथिक्स का लेक्चर आ रहा है एमएम एकेडमी ऐप पर, उस पर एथिक्स के लेक्चर में सब फिलोसोफर्स भी हमारे होने वाले हैं। सोक्रेटिस था, उसके बाद प्लेटो था, उसके बाद एरिस्टोटल, मतलब ये एक दूसरे के स्टूडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अपनी अपनी इनकी विचारधाराएं थी। और यहाँ पर जो है एरिस्टोटल ने कहा कि एलिफेंट इज द एनिमल दैट सरपासेस ऑल अदर इन विट एंड माइंड, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है एलिफेंट एज वाइज, फॉर्मिडेबल, यूजफुल एंड गुड। तो इस तरीके का एक जो एलिफेंट है वो हमें देखने को मिलता है जो कि वाइज भी होता है, उसे सब कुछ समझ में आता है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि वो जो हथनी थी उसे समझ में आ गया था कि उसकी डेथ जो है वो होने वाली है, और इसीलिए जल समाधि जो है उसने वहाँ पर ले ली थी। जो ब्रेन होता है बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। अब एक मैं आपको और एक चीज़ जो है वो बताता हूँ। एक जगह हुआ क्या था कि एक जो छोटा हाथी है, ठीक है, मतलब एक जंगल था, ये रियल स्टोरी है, रियल न्यूज़ में आया था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले न्यूज़ में आया था कि एक जो हथनी है, मतलब माँ और एक छोटा हाथी, ठीक है। अब हुआ क्या था, उस विलेज में जो तारें होती है ना, तार जो होती है जो बिजली की, तो वो क्या हुआ, वो ये थी, मतलब एक निकली हुई थी जिसमें बिजली जो है वो जा रही थी। अब वो जो छोटा हाथी था वो क्या होता है, इसकी चपेट में आ जाता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब जो माँ है वो कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाएगी। फिर जो फॉरेस्ट वाले थे वो सब वहाँ पर आए, फिर उन्होंने वो जो हाथी था, छोटा हाथी, उसे जो मतलब ज़मीन है उसमें ये कर दिया, मतलब पूरी प्रोसेस जो है उन्होंने वहाँ पर की, और फिर उस जो शव था वो वहाँ पर ज़मीन में वो देह जो है वो ये कर दिया। और फिर उसके बाद जो हथनी है, जो माँ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गाय है उसमें जितने भी पोल थे, आप न्यूज़ देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, जितने भी पोल थे इलेक्ट्रिक के सब तोड़ दिए, जितने भी पोल थे सब तोड़ दिए, सब गिरा दिए।
और ये जो पोल था जिससे उसकी डेथ हुई थी वो तो गिरा ही दिया। और फिर उसके बाद जो जो बच्चा जहाँ पर जिस जमीन के नीचे वहाँ पर गाड़ा गया था वहाँ पर जाकर एक बड़ी ग्रीफ जो है वो वहाँ पर दी। तो आप समझ सकते हो कि जो हाथी है वो कितना एक इमोशनल प्राणी हमें देखने को मिलता है ना। मतलब एलिफेंट सोसाइटी जो है वो मैट्रियार्कियल है और डीपली बाउंडेड है, ये भी चीज़ हमें समझनी चाहिए, पैट्रियार्कियल नहीं है। उसी के साथ साथ उनके जो डीड्स है वो रिमेंबर करते हैं, ग्रीफ शो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीफ जो है उसने शो किया था। और उनकी अपनी लैंग्वेजेस भी होती है, वो सोचते भी है, वो यहाँ पर जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान है, उसी तरह सोचते हैं, लेकिन लीगल सेंस में उसे इंसान जो है वो नहीं कहा जा रहा है। आपने हाथी मेरा साथी मूवी देखी होगी, मैं जब छोटा था उस टाइम पर मेरी ये फेवरेट मूवी थी। और जब भी मैं देखता था पता नहीं मेरे को मतलब ये हो जाता था, मतलब एकदम रोने टाइप जो है वो हो जाता था ये मूवी देखकर। क्योंकि ये जो हाथी है उसी तरीके से मतलब इतना अच्छा प्राणी है कि अपने आप ही उस पर ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये मूवी जो है उससे ही पता चलता है। और उसी के साथ जेन गुडडाल जो है, जो डिकेड्स लॉन्ग जो यहाँ पर चिंपैंजीज जो है उस पर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर बहुत डिसेंसी एंड वायलेंस उससे यहाँ पर किस तरीके से क्लोजली एसोसिएटेड है। और उसी के साथ साथ नॉन ह्यूमन पर्सन जो है वो यहाँ पर उनको ट्रीट करना यहाँ पर गलत हो जाता है। मतलब यहाँ पर ज़रूरी क्या है, जिस तरीके से हम रिवर जो है उनको ट्रीट कर रहे हैं एज ए ह्यूमन, उसी तरीके से जो प्राणी है उनको भी ट्रीट किया जाना चाहिए एज ए ह्यूमन। मतलब उनको भी अधिकार जो है वो देने चाहिए। अब यहाँ पर अधिकार जो है क्यों नहीं दिए जाते हैं, अधिकार नहीं दिए जाते हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है कि जो लॉज बनाए गए ह्यूमंस के द्वारा वो अप्लाई होने चाहिए सिर्फ ह्यूमंस पर ही। इस तरीके से एकदम खुद से जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भी है कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स को अगर हम राइट्स दे देंगे तो फिर किस तरीके से वो राइट जो है वो काम करेंगे, किस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं तो बताएंगे भी, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जिस तरीके से हमने देखा है गंगा यमुना रिवर जो है ग्रांटेड सेम लीगल राइट्स एज द ह्यूमन बींग्स, सेम लीगल राइट्स है। अगर यहाँ पर पोल्यूशन होता है तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो सेम राइट सेम अधिकार जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो एनिमल्स है उनको भी क्या ह्यूमन राइट्स यहाँ पर देने चाहिए? और नेचर से बनाई हुई चीज़ों को हम कौन होते हैं उनको अधिकार देने वाले या ना देने वाले? उनका अधिकार है, ये यहाँ पर मुझे लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सब्सिडी टू कैश ट्रांसफ़र। अब देखिए ये आर्टिकल मैं बहुत फास्ट लूँगा क्योंकि ये जो चीज़ है ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई है। और इन दी एंड ही हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने सुझाव क्या दिया हुआ है। एक सुझाव दिया हुआ है वो भी मतलब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सेकेंड टर्म नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर राइट सेक्टर जो है यहाँ पर ग्रोथ 4% की ग्रो की है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली मेंस में आंसर राइटिंग में आपको कोट करने के लिए काम आएगा, इसलिए मैंने आर्टिकल लिया है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर जो है रजिस्टर किया है इसने 4% ग्रोथ। एग्रीकल्चर सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो मासेस है ऑलमोस्ट 44% यहाँ पर एंगेज है। लेबर फोर्स जो इतना ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में देखने को मिलता है। और इसीलिए ये जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सिर्फ फूड सिक्योरिटी बल्कि एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चाइना अगर हम देखें तो यहाँ पर 4.5% ओवर 40 ईयर जो है वो ग्रो हो रहा है। उसी के साथ साथ ये प्रॉस्पेरिटी एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो प्रोवाइड करता है लार्ज डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जो है माइग्रेशन यहाँ पर आउट ऑफ एग्रीकल्चर लाइकली है डिमांड पुल टू दी हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर विद बेटर स्किल। यहाँ पर क्या होता है जब स्किल जो है वो बेटर होती जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर खेती कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास स्किल आ गई है कि मुझे कोई चीज़ें जो है वो बनाते आती है, बट ऑब्वियसली माइग्रेट होकर जाऊँगा एग्रीकल्चर में जो है वो इतना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं उधर जाकर माइग्रेशन होऊंगा और उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री है उसमें काम करूंगा, है ना। इंडिया में अगर आप देखोगे सेवरल प्लेसेस में माइग्रेशन जो है वो पुश फैक्टर जो है उसकी तरह होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकती है लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर में एक घर में अगर 10 लोग हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है लाइवलीहुड, है ना। इसलिए पुश फैक्टर जो है वो ज़्यादा होता है रैदर देन डिमांड पुल। डिमांड पुल का मतलब क्या है कि भैया जो स्किल लेबर है, स्किल वर्कर्स है, उनकी यहाँ पर ज़रूरत है, डिमांड है यहाँ पर, ठीक है, डिमांड है। तो भैया तुम आओ यार, माइग्रेट होकर आ जाओ, तुम्हारी कमी है यार, मतलब ऐसे मत करो यार, तुम यूपी में रह रहे हो, मुंबई में आओ यार, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ इंडियन हो यार तुम, ऐसे मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड हो रही है उनकी, फिर वो माइग्रेट होकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पुश फैक्टर हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती यहाँ से पुश किया जा रहा है उनको फार्म से कि तुम माइग्रेट हो जाओ। लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए पुश किया जा रहा है कि भैया तुम निकलो निकलो, यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं रह सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर 10 भाई बहन हो तुम, तो यहाँ पर 5 जो है वो जाएंगे माइग्रेट होकर, 5 जो है वो खेती में काम करेंगे। इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
अब उसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये भी देखने को मिलता है एनएसओ नाबार्ड सर्वे जो है वो अवेलेबल है और वो कंपेयर करते हैं एग्री जीडीपी ग्रोथ ओवर सेम पीरियड। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऑफिशियल डाटा जो है फार्मर की इनकम पर आफ्टर 15-16 जो है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जब हमें यहाँ पर फार्मर की जो इनकम है 2022 तक डबल करनी थी, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, 2023 तक यहाँ पर डबल किया जा सकता है। क्या करना होगा उसके लिए, क्या करना होगा, कौन सी वो चीज़ है जो यहाँ पर बताई जा रही है? वो चीज़ है कि पीएम किसान के अंतर्गत हम यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको पैसा तो दे ही रहे हैं, पैसा हम यहाँ पर हाथ में प्रोवाइड कर रहे हैं कि लो भैया हाथ में लो। अब यहाँ पर क्या है, जो फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं कि मतलब किसी ने फर्टिलाइज़र जो है वो ले लिया, उसके बाद हम उसके अकाउंट में पैसा जो है वो जमा कर रहे हैं। या फिर फर्टिलाइज़र लेने के लिए गया, वो 100 रुपये का फर्टिलाइज़र है, फार्मर ने बोला कि मेरे को सब्सिडी मिलती है, तो अपने आप उसको 50 रुपये का फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। ऐसे सिनारियों में अगर ये सब हम कट करके उसके हाथ में सीधा पैसा दे दे, जिससे कि वो अपने हिसाब से पैसा जो है वो खर्च कर सके, तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा यहाँ पर समझा जा रहा है। ठीक है, तो रियल इकोनॉमी जो है इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो एक सोल्यूशन जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो क्या है, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वही यहाँ पर सोल्यूशन आप समझ लीजिए जो प्रोवाइड यहाँ पर किया गया है। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं सोनिया गांधी जी के बारे में। सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है दिस इजंट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब यहाँ पर शशि थरूर जो है उन्होंने ही यहाँ पर एक जो ट्वीट है वो भी किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर मनरेगा से रिलेटेड कोई चीज़ कही है। तो मनरेगा के बारे में हमें यहाँ पर पता चलेगा। देखिए, हम इसे पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, ये जो आर्टिकल इसमें लिखा गया है इसे हम कम पॉलिटिसाइज होकर जो मेन मुद्दे की चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 शाइनिंग एग्जाम्पल है रेडिकल और रैशनल सिस्टमेटिक चेंज का। रेडिकल क्यों है? क्योंकि ये पावर ट्रांसफर करता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए और उनको अनेबल करता है कि वो हंगर और डेप्रिवेशन जो है उससे एस्केप कर सके, इसीलिए रेडिकल है। अब मनरेगा के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मेंस में अगर आपको सवाल आ जाए, ये पॉइंट अगर आप लिख दोगे ना, पहला ही पॉइंट अगर आप ये लिख दोगे ना, ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल जो है मैंने यहाँ पर लिया है, इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है पता चलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे रेडिकल भी है, रैशनल भी है। रेडिकल क्यों है? क्योंकि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है उसे यहाँ पर पावर देता है कि अपनी पॉवर्टी जो है उससे वो बाहर निकल सके। और रैशनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मनी जो है डायरेक्टली जो गरीब इंसान है जिसको ज़रूरत है उसके हाथ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके वजह से रैशनल है और रेडिकल है, क्योंकि गरीब इंसान जो है उससे बाहर निकल सकता है। अब कोई भी सिटीजन रूरल इंडिया का अब उसके पास लीगल अधिकार है कि वो काम जो है वो मांग सकता है ना। 100 दिन का गारंटीड काम जो है उसे वहाँ पर मिल जाएगा विद मिनिमम वेज, जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर इंसान को आर्टिकल 21 के तहत एक डिग्निफाइड लाइफ, रिस्पेक्टेबल राइट जो लाइफ जो है वो जीने दे। अब उसके लिए क्या चाहिए रहेगा? रोटी कपड़ा मकान। वो अगर किसी इंसान को मिल रहा है मतलब एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रहा है। अब वो अगर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका आर्टिकल 21 जो उसका हनन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज़ों के लिए काम जो है वो ज़रूरी है। तो सरकार ने काम जो है वो देना चाहिए, मतलब राइट टू वर्क जो है वो रहना चाहिए। राइट टू वर्क बेसिकली देखा जाए तो आर्टिकल 21 का हिस्सा हमें देखने को मिलता है, वैसे उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन आर्टिकल 21 जो है अपना राइट टू वर्क जो है ये हमें डीपीएसपी का हिस्सा जो है वो देखने को मिलता है। तो डीपीएसपी के किस आर्टिकल में राइट टू वर्क जो है वो दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही जल्द से जल्द ग्रास रूट लेवल पे डिमांड ड्रिवन राइट टू वर्क प्रोग्राम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके के लोग जो है वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। मिलियन ऑफ लोग जो है वो यहाँ पर हंगर से और वर्स्ट सिनारियो से यहाँ पर बचे हैं मनरेगा की वजह से। कोविड-19 पेंडेमिक जो डिस्ट्रेस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो अनप्रेसिडेंटेड हार्डशिप जो है देखने को मिल रही है, इकोनॉमी जो है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो वो यहाँ पर ट्विस्टेड लॉजिक जो है वही इस्तेमाल कर रही है। ऐसा यहाँ पर सोनिया गांधी जी जो उनका यह बोलना है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्रोग्राम लाई है उसके लिए उनकी जो इच्छा है वो नहीं है, इसके लिए वो मनरेगा जो है उसे प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन यहाँ पर कंट्री जो है रिकॉग्नाइज करती है हाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक वर्क प्रोग्राम नॉट ओनली हेल्प लिफ्ट मिलियंस ऑफ इंडियन, जो मिलियंस ऑफ इंडियन है उनको लिफ्ट करने में यहाँ पर काम आया है एक्सट्रीम पॉवर्टी से, लेकिन यहाँ पर पंचायती राज जो है उसे भी ट्रांसफॉर्म करने में यहाँ पर काम आया है। जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है, रूरल इकोनॉमी जो है उसे रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमें देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर जो मनरेगा है उसने जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बाकी वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है उनको भी यहाँ पर इक्वल पे जो है सभी को देने की यहाँ पर इंश्योर किया है, जिससे कि जो विमेन है ये सब जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है ये भी यहाँ पर एम्पावर हो सके। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मनरेगा के जो है देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है वो सिटी से अपने अपने गांव जा रहे हैं। अब अपने गांव जा रहे हैं, बिना पैसों के जा रहे हैं, खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे सिनारियो में इनसिक्योर फ्यूचर जो है वो फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसे यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो, उसे डिप्राइव नहीं रखते हो, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पर मनरेगा जो है वो यहाँ पर ज़्यादा एविडेंट हो सकता है। रिलीफ एफर्ट जो है वो यहाँ पर सेंटर्ड हो सकते हैं, रीबिल्डिंग देयर फेथ। उनका जो फेथ है, उनका जो भरोसा है जो चला गया है, इनसिक्योर फ्यूचर जो उनको देखने को मिल रहा है, वो भरोसा हम फिर से यहाँ पर ला सकते हैं। वन इमीडिएट स्टेप जो यहाँ पर बोली जा रही है वो इशू करना है उन्हें जॉब कार्ड्स इन दी प्रोग्राम। जॉब कार्ड जो है वो इशू किया जाए। पंचायत एम्पावर जो की गई है राजीव गांधी जी के द्वारा, अब यहाँ पर सेंटर स्टेज जो है उस पर आ जाती है, क्योंकि मनरेगा जो है ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम नहीं है। इज नॉट अ सेंट्रलाइज प्रोग्राम। यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन जो हमने देखने को मिला है पंचायती राज में, म्यूनसिपालिटी में, तो यहाँ पर आप देखोगे पंचायत जो है उनको यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। जॉब कार्ड जो है ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो कैपेसिटी पंचायत की पब्लिक वर्क को मैनेज करने के लिए, उसके जो प्रोजेक्ट्स है उसे मैनेज करने के लिए, उसे यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो फंड्स है पंचायत की तरफ देने की जरूरत है ना। जो भी फंड्स यहाँ पर आ रहे हैं, सरकार ने जो पंचायत है उनमें यहाँ पर डिवोल्यूशन जो है उसका करना चाहिए, वो प्रायोरिटी रहनी चाहिए। नेचर ऑफ का वर्क जो रहेगा, ग्राम सभा जो है उसके हाथ में छोड़ देना चाहिए। वो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग की सिचुएशन जो है हर स्टेट की अलग अलग होती है, उसमें भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे उसकी अलग अलग होती है, उसमें भी पंचायत देखोगे अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो पंचायत है वो अपने हिसाब से, ग्राम सभा जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर रूरल इकोनॉमी जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी और मनरेगा के तहत लोगों को काम देगी, जिससे कि उनका जो भरोसा है फिर से जागरूक होगा और इस तरीके से हम यहाँ पर जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। क्लियर है? गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर जो पैसा है डायरेक्टली लोगों के हाथ में देना चाहिए, डायरेक्टली हाथ में देना चाहिए। क्योंकि देखिए बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा तो लोग जो है उनमें फिर भी मतलब ये हड़बड़ी रहेगी। अगर उनके सीधा हाथ में आता है तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा बूस्टअप होता जाएगा, है ना। उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है वो भी इंश्योर किए जाने चाहिए। मतलब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट में जो रह रहे हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर अलाउंसेस कि भैया तुम अनएम्प्लॉयमेंट में हो, हमारी गलती है, तो इसलिए हम तुमको यहाँ पर जो अलाउंसेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ मोड ऑफ पेमेंट जो है वर्कर्स के लिए वो भी डिले यहाँ पर कट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर काम कर रहा है कोई इंसान तो 3 दिन के अंदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो सीरियल्स में काम करते हैं, ठीक है, जो सीरियल्स जो होती है ना, हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, उसमें जो काम करते हैं उन्हें 3 महीने के बाद पगार मिलता है, 3 महीने के बाद चेक मिलता है, ठीक है। अब ये जो है ये 3 महीने के बाद मिल रहा है ना। तो 3 महीने तक वो इंसान क्या करे? जो एक बार रोलिंग में आ गया तो बात अलग है ना। कंटिन्यूसली अगर काम शुरू है तो फिर बात अलग है, लेकिन पहले के जो 3 महीने उसमें वो क्या करें? ऐसे सिनारियो में अगर देखोगे आप तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी मनरेगा में इस तरीके की डिले जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि फटाफट वो काम करे, फटाफट उनके हाथ में पैसा आ जाए, फटाफट उनको भरोसा जाए आ जाए और लाइफ उनकी सिक्योर्ड हो जाए। तो यहाँ पर सोशल ऑडिटिंग जो है वो एक्सटेंसिवली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखी जानी चाहिए, ओपननेस जो है बाय जर्नलिस्ट एंड एकेडमिक्स ये होना चाहिए, और जो ओम्बुड्समैन है उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की करप्शन जो है वो भी हमें देखने को ना मिले। स्टेट गवर्नमेंट जो उन्होंने क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले किया है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर इनोवेट करने की कोशिश की है, और इट बिकेम नोन एज मॉडल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक मॉडल बना पॉवर्टी एलिवेशन का। तो एक आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सोनिया गांधी जी जो है उनके द्वारा, ठीक है अब थोड़ा वो पॉलिटिकल लीडर है तो उनका पॉलिटिक्स जो है उसमें डालेगी ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सुझाव दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, तो एक परफेक्ट मटेरियल बनता है मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, अगर मनरेगा पर सवाल आता है। और बट ऑब्वियस से आएगा क्योंकि मनरेगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इसीलिए आप इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट जो उससे आप एक हेल्दी आंसर जो है वो बना सकते हो। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं, और ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है ये हम बड़े मैप में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अभी हमें उस कंट्री तक पहुंचने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर जो अफ्रीका है उसे क्रॉस कर रहे हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं। हम अभी यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें वो जो कंट्री है ये देखने को मिलती है, जो कि कौन सी है, वो है क्यूबा। तो जो मैंने आपसे मैप में पूछा था वो कंट्री है क्यूबा, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपने ज़रूर लिखी होगी। ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।